हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन यूर चैनल एंड एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जो सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ दिस इज़ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन यूपीएससी सीएसई। ओके, सो आपके लिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। जो पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द स्टेट ट्रांसलेट टू द लैंड ऑफ द हिल पीपल। इट इज़ वन ऑफ द 3 स्टेट विद द क्रिश्चियन मेजोरिटी पॉपुलेशन। It is growing transit point for trade between Myanmar and Bangladesh. Plug Lake is the largest natural lake in the state. Which of the following state is described in the above passage? तो आपको बताना है कि जो ये डिस्क्राइब किया है ये किसी एक स्टेट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है। सो फर्स्ट इज ऑप्शन इज मणिपुर, सेकंड इज मेघालय, थर्ड इज मिजोरम एंड फोर्थ इज नागालैंड। ओके, तो यहाँ पे लैंड ऑफ हिल्स है, वन ऑफ द स्टेट विद द क्रिश्चियन मेजोरिटी पॉपुलेशन है यहाँ। इसके अलावा ये ट्रांजिट पॉइंट है बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश जहाँ से ट्रेड होता है, और चौथा है कि प्लग लेक यहाँ की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। जो इसका आंसर होगा वो मिजोरम होगा। ओके, अगर मैं थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट का जो मैप बताऊँ तो कुछ इस तरीके से है। ओके, और यहाँ पे मिजोरम है। ओके, मिजोरम के इधर म्यांमार है और इधर बांग्लादेश है, तो ये ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है जहाँ से ट्रेड हो सकता है। ओके, इसके अलावा मैं बताऊँ तो मिजोरम की जो हाईएस्ट पीक है जिसे कि हम ब्लू माउंटेन्स कहते हैं या ब्लू हिल्स कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है जो कि बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम है, और अगर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। ओके, नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम माउंट सरमती है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में पहले मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में फेमस है लोकटक लेक। ओके, लोकटक लेक के अलावा यहाँ लोकटक के लेक के ऊपर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम कियोबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और इसके ऊपर फुमडीज पाई जाती हैं। ओके, फुमडीज पाई जाती है जहाँ की इनका जो स्टेट एनिमल है जिसको हम संगाई कहते हैं या हम डांसिंग डियर कहते हैं वो रहता है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के बारे में जानने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानना ये ज़रूरी है कि मेघालय इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके, ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और जो ये थोड़ा सा दूर है पेनिनसुलर इंडिया से, इसके बीच में मालदा गैप है। ओके, मालदा गैप के कारण इनके बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यूटी है, वरना जो ये मेघालय है ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ओके, इसके अलावा मेघालय में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मेघालय को, गारो, खासी एंड जयंतिया। ओके, गारो, खासी, जयंतिया वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है गारो, खासी, जयंतिया, और टोटल को मेघालय कहते हैं। ओके, अगर मैं गारो की बात करूं तो गारो में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम नोकरेक नेशनल पार्क है। खासी की बात करूं तो यहाँ की जो कैपिटल है शिलोंग है, और जयंतिया की बात करूं तो बेहदिन खलन फेस्टिवल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेघालय का वो होता है। बेहदिन खलन फेस्टिवल अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था रिसेंट ईयर्स में, तो आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत सी जानकारी मैंने आपको दे दी है, इसके अलावा भी क्वेश्चन के अलावा भी, तो आप ज़रूर याद रखिएगा इन सारी जानकारियों को, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना। नाउ आपने देखा स्टेटमेंट को, सारे के सारे इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें रिफॉर्म लाया गया और प्रमोट किया गया डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर। ओके, डिसेंट्रलाइज पावर का मतलब क्या है कि जो सेंटर के पास पावर है उस पावर को डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, नाउ यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है कि जो लोकल विलेज हेडमैन और जो ज़मींदार थे उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया अगर किसी भी मर्चेंट की रॉबरी हो जाती। थर्ड स्टेटमेंट है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्टर थे लोकल लेवल पे उनको कहा गया कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो, जो रोड कस्टम्स, रोड, फेरीज, टाउन
ऐसी जगह होंगी ना, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कस्टम लेवी ऑफ कस्टम कर सकते हो या वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा, ओके। तो जो स्टेटमेंट ए है, सॉरी जो ऑप्शन ए है वो है 1 एंड 2, बी स्टेटमेंट है 2 ओनली, सी ऑप्शन है 1 एंड 3 ओनली, एंड डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ओके। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि शेर शाह सूरी की हिस्ट्री क्या थी, ओके। देखिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी वो लोधी वंश थी, ओके। और दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टी थी वो सारी टार्क थी, सिर्फ लोधीज़ के अलावा, ओके। लोधीज़ अफ़गान थे या अफ़गानिस्तान से थे, ओके। इनको अफ़गान कहा जाता था। नाउ इनकी जो लोधीज़ की एक ब्रांच बिहार में भी थी, ओके। और बिहार में इनके एक ब्रांच थी और इस ब्रांच में शेर शाह सूरी के जो फादर थे वो काम करते थे, ओके। बट क्या हो गया, लोधीज़ तो हार गए बाबर से, ओके। और फिर मुग़ल का क्या हो गया, मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो गया। नाउ फिर भी सासाराम और जो बिहार का जो इलाका था वहाँ जो अफ़गान रूलर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, ओके। और फिर शेर शाह सूरी के जो फादर थे उसके बाद शेर शाह सूरी आते हैं, ओके। और शेर शाह सूरी क्या करते हैं, शेर शाह सूरी के जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे हुमायूं, ओके। अब शेर शाह सूरी क्या करते हैं, अपनी फ़ौज के साथ हुमायूं पे क्या करते हैं, आक्रमण करने लग जाते हैं। नाउ जब वो आक्रमण करते हैं तो उस टाइम पे था 1539, ओके। और उसके बाद जब वो आक्रमण करते हैं तो ये बैटल थी इसको बैटल ऑफ चौसा कहा जाता है, ओके। उसके बाद जो हुमायूं थे वो हुमायूं क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं और फिर भाग जाते हैं वहाँ से, ओके। और फिर वो अपने भाई के पास जाते हैं जो कि आगरा में रहते हैं और वो कह जाते हैं और फिर भाई से कहते हैं कि यार मुझे हेल्प कर दो, यहाँ शेर शाह सूरी मेरे से लड़ाई कर रहा है तो आप मेरे साथ हेल्प करो। बट आगरा में जो उनके भाई रहते हैं वो मना कर लेते हैं उनसे, और फिर यहाँ पे जो हुमायूं थे उनको अकेले ही लड़ना पड़ता है। जब वो अकेले ही लड़ते हैं तो फिर 1540 में फिर से इनकी लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ भीलग्राम कहा जाता है या बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, शेर शाह सूरी का रूल आ जाता है, हुमायूं जी हार जाते हैं, फिर कांधार वगैरह चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये शेर शाह सूरी का रूल आ जाता है, ओके। फिर शेर शाह सूरी के रूल में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन था जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव थी उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं या उसमें रिफॉर्म लाते हैं और डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसके बाद इनका जो मेन काम था ना, इन्होंने रॉबरी पे क्या कर दिया था, बिल्कुल भी बैन लगा दिया था। और दूसरा इन्होंने लैंड सर्वे किया ताकि रेवेन्यू जो कलेक्शन हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, ओके। रॉबरी पे उन्होंने जब काम किया, रॉबरी पे उन्होंने कहा कि कोई भी अगर किसी ने भी रॉबरी करी तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगी, ओके। तो अगर हम देखें और इसके अलावा शेर शाह सूरी के बारे में बताऊं तो शेर शाह सूरी ने एक सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था जिसको दाम कहा जाता था, ओके, दाम कहा जाता। और इन्हीं के टाइम पे वेरी वेरी फेमस मोहम्मद बिन जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, ओके, इनके टाइम पे ही थे वो। अब देखेंगे आप कि इन्होंने क्या किया, रॉबरी को रोक दिया और कहा हेडमैन एंड जमींदार से अगर आपके अंडर में रॉबरी हुई ना तो जो मर्चेंट का जो लॉस होगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबल क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, ओके। इसके अलावा इन्होंने ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जो शेर शाह सूरी थे इन्होंने कहा कि भाई साहब आप रोड फेरीज वगैरह पे क्या नहीं लगा सकते, कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगा सकते। कस्टम ड्यूटी सिर्फ बॉर्डर पे लगेगी। सपोज़ अगर सेंट्रल एशिया से अगर कोई माल आ रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट पे जो सिंध नदी थी वहाँ पे सिर्फ कस्टम लगेगी। अगर साउथ ईस्ट से आ रहा है तो जो बंगाल का जो रीजन होगा ना जहाँ पे कस्टम का एक्सचेंज होगा सिर्फ वहाँ लगेगी। बट जैसे ही ये इंटर कर जाएगी टेरिटरी में तो रोड्स फेरीज वगैरह और टाउन में ना इन पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी था जो भी वहाँ के मर्चेंट वगैरह होते थे, ओके। तो इस तरीके से जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और जो तीसरा स्टेटमेंट थे लेवी ऑफ कस्टम रोड पे नहीं लगती थी, फेरीज पे नहीं, टाउन पे नहीं, जो सिर्फ बॉर्डर पे जो कस्टम्स होते थे ना वहाँ पे लगती थी। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा तीसरा तो काट देंगे आप, ओके। बचा दूसरा और पहला, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ओके। तो सुनो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे स्टेटमेंट है डीएनए आरएनए के बारे में। तो पहला बताया गया है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि जो डीएनए है रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, और आरएनए है वो क्या करता है, जेनेटिक कोड को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है न्यूक्लियस से टू द राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन। ओके, तो विच स्टेटमेंट गिव अबव इज आर करेक्ट। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे है इस तरीके से, ए ओनली 1, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 nor 2। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ आप वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। तो देखिए पहले होता क्या है, सेल है, सेल की एक न्यूक्लियस होती है। ओके, सेल के न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, अब क्रोमोसोम्स किन से बने होते हैं, दो तरीके के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एक तो प्रोटीन से और दूसरे बायोमॉलिक्यूल से। ओके, अब यहाँ पे हम बायोमॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो जो मेनली बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, डीएनए और आरएनए। ओके, नाउ यहाँ पे आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो डीएनए होते हैं वो तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ओके, अब डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड, ओके, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम बेस कहते हैं। ओके, नाउ बेस, डीएनए के जो बेस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, और जो आरएनए में बेस होते हैं वो होते हैं, थाइमिन की जगह यूरासिल हो जाता है। ओके, इतना आप समझ गए। अब देखिएगा डीएनए में ये पेंटोज शुगर, ओके, पेंटोज शुगर होता है जो, और जो बेस होता है ये मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ओके, और जब डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड आपस में फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाते हैं, ओके, न्यूक्लियोसाइड आपस में फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इतना आप समझ गए। अब देखिएगा जो डीएनए होता है, डीएनए का क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए इस तरीके से। ओके, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डीएनए में डीएनए का जो सेट होता है, एक जो सेट होता है इसको हम कहते हैं जीन। ओके, और इस जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको ही जेनेटिक कोड कहा जाता है। ओके, अब होता क्या है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए से आरएनए बनते हैं, और आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सेल फिर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू फिर मसल बनाती है, और इस तरीके से हमारी बॉडी बनते हैं। तो जो ये डिफरेंट स्टेज हैं जहाँ से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन से फिर यहाँ पे आपकी सेल, और सेल से जो टिश्यू बनने हैं इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इस चीज़ को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि जीनोम किसे कहते हैं। ओके, जीनोम एक सेल है, सेल के अंदर जो टोटल सेट ऑफ डीएनए हैं उनको ही जीनोम कहा जाता है, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। ओके, और क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में 46 होते हैं। ओके, 23 मेल में एंड 23 फीमेल में। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने कहा था डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक फॉर्मेशन, ये तो सिंपल है। वाइल आरएनए ट्रांसफर द जेनेटिक कोड, ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक कोड को फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन, ये बात भी सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती है। पैसा पोर्टल के बारे में देखिए, पैसा PAISA पोर्टल जो कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, इसका मकसद है क्या, इसका एम क्या है। ओके, वीडियो को पॉज करिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके, और वीडियो को पॉज करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन
टू बेनिफिशरी अंडर नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ओके, इसका आंसर ये होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट अ मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ऑर्गेनिज्म हायर अप द फूड वेब आर फ्यूअर इन नंबर देन दोज एट लोअर लेवल। पहले तो आप ये समझिए ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं। देखिए, ट्रॉपिक लेवल का मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं फूड चेन की, पर्टिकुलर एक स्टेज को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ओके, और इस ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो 10% के रूल के हिसाब से होते हैं। ठीक है, 10% रूल इन द सेंस, सपोज जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारे, वो उनको 100% क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो वो सिर्फ उसका क्या 10% ही ले पाएंगे। ओके, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर 10% ले पा रहे हैं, फिर इस 10% का भी 10% जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो ले पाएंगे, इन द सेंस 0.1, और फिर उसके बाद ये 10%, फिर इसका भी 10%, तो ये हो जाएगा 0.01, और इसके बाद 0.01। ओके, तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक लेवल है सिर्फ 5 ट्रॉपिक लेवल ही पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 10% एनर्जी इसके पास आए, यहाँ पे फिर 0.1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 0.01 हो जाएगी, और यहाँ पे फिर 0.001 हो जाएगी। अब आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जा रहे हैं तो एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, रिड्यूज हो जा रही है। तो फिर सर्वाइव करने के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए, तो मैक्सिमम जो लेवल है वो सिर्फ 5 स्टेज तक हो पाता है। उसके बाद जो एनर्जी है वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे होती है, जहाँ सपोर्ट लाइफ का जो सपोर्ट है वो नहीं हो पाता है, इसलिए 5 स्टेज ही हो पाते हैं टॉपिक लेवल के। तो इस तरीके से जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो तो सही हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म हायर अप द फूड वेब आर फ्यूअर इन नंबर देन दोज एट लोअर लेवल, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, तो प्रकृति ने भी कुछ इस तरीके से बनाया है कि जो हायर अप द लेवल में जो ट्रॉपिक लेवल में एनिमल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हायर द ट्रॉपिक लेवल लेस द नंबर ऑफ एनिमल्स। ओके, तो ऑर्गेनिज्म हायर अप द फूड वेब आर फ्यूअर इन नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से इस स्टेटमेंट की जो ये क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिएगा, विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास, द चेयरमैन और अदर मेंबर होते हैं जो इस कमीशन के, इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और रिकमेंडेशन होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम। ओके, दूसरा स्टेटमेंट ये है। सिंपल सी बात ये है, इस तीसरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो ये NCBC है, ये जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उनके हितों की रक्षा करती है। ओके, तो आप देखेंगे तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल आसान लग रहा है, सिंपल सा है, बट इन 2 स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। नाउ यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री समझ लीजिए कहाँ से ये चीज़ आई है। देखिए, जब 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1990 में, तो उस टाइम पे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट आई थी। ओके, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिल गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिल गया था, और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 जोड़ा गया। उसके बाद क्या होता है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2003 में, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट थी उसके अंदर ही जो एक बॉडी थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाता है। तो फिर आर्टिकल 338A जोड़ा जाता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अंदर ही एक दूसरी बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा नहीं था, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए 102 अमेंडमेंट किया जाता है,
और फिर 2018 में, ओके, और फिर इसके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मिल जाता है, दर्जा मिल जाता है। फिर 338 भी आर्टिकल जोड़ा जाता है और इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का क्या होता है, क्रिएशन होता है। और तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। बट इसके जो चेयरपर्सन है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जज नॉमिनेटेड बाय उनकी नहीं होती है। ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा सिंपली इनको क्या कर दिया जाता है, चुना जाता है बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। ओके, और आपको ये बताना है कि बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील का क्या मतलब है। ओके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट है और सम टाइम हम क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका मतलब। ओके, तो इस तरीके से ये जो बी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो बी स्टेटमेंट को अगर हम गलत करते हैं तो हमारे पास जो सी एंड डी ऑप्शन है वो तो गलत हो जाता है। फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो होगा बी, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, तो इस तरीके से हम एंड करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का। सो आई होप आपने एंजॉय करा होगा। स्टडी इन ड्यूअर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।